हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रेजिस्टेंस पॉलिनोमेरिकल्स आपके सामने लेके आए हैं। तो जब हमें सर्किट दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिए होते हैं, तो पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस निकालने को कही जाती है कोई दो पॉइंट्स के बीच में। तो वो कैसे निकालते हैं, सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस रखे हैं। पहले बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, देखने में ही थोड़े अजीब से लगते हैं बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें रेजिस्टर्स लगे हैं, हर रेजिस्टर के साथ उसकी रेजिस्टेंस मेंशन्ड है। हमें सबसे पहले P और Q पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मतलब नेट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। P और Q पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करने का मतलब है कि मान लीजिए करंट जो है वो P पॉइंट से अंदर आ रहा है, तो मतलब P पॉइंट हायर पोटेंशियल पे करंट यहां से अंदर जा रहा है, और Q पॉइंट से बाहर जा रहा है, मतलब Q पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल पे। आप Q पॉइंट से करंट को अंदर और P पॉइंट से बाहर भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट P और Q में जब भी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम ये A और B पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रही है 7 और 8 ओम, ये कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों पॉइंट से इधर इधर, क्योंकि करंट एक बार अंदर फ्लो कर गया तो ये रेजिस्टेंस हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनकी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इनको सिंपलीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले मैं इस सर्किट का एक सिंपलीफाइड सर्किट ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं। सो एक सिंपलीफाइड सर्किट ड्रॉ करते हैं पहले। जो कि नॉर्मली एक फ्लैट सर्किट होता है। तो मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पे, P पॉइंट से दो वायर्स निकल रही हैं, एक वायर 6 ओम की तरफ जा रही है, एक वायर 3 ओम की तरफ। तो मैं मान लेता हूं यहां से दो वायर्स निकल रही हैं ऐसे। यहां पे हमारे पास 3 ओम वायर, 3 ओम रेजिस्टर है एक एंड पे, और उसके आगे यहां देखिए जो करंट यहां से एंटर करेगा वो बिल्कुल एक ही पाथ में 4 ओम के पास भी जा रहा है, मतलब 3 और 4 ओम वाले रेजिस्टर सीरीज में है। उसके बाद में जो करंट 4 ओम से फ्लो करेगा वो 5 ओम से भी उसी रास्ते से जा रहा है, मतलब 5 ओम भी इनके साथ सीरीज में है। अब यहाँ पे Q पॉइंट आ जाता है, तो Q पॉइंट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है Q पॉइंट, ठीक है जी। अब P और Q के बीच में डायरेक्ट लिंक भी है जो 6 ओम के रेजिस्टर के साथ है। तो यहाँ पे ये 6 ओम का रेजिस्टर है और ये सर्किट P और Q पॉइंट्स के साथ में ऐसे बनेगा। तो पहले मैं RPQ बनाना चाहता हूं, तो चलो मैं A वाले रेजिस्टर्स को B वाले रेजिस्टर्स को भी बना देता हूं। A और P के बीच में 7 ओम का रेजिस्टर है, सो यहाँ पे A पॉइंट, दिस इज 7 ओम, एंड B और Q के बीच में 8 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे ये B पॉइंट एंड दिस इज 8 ओम। पहले पार्ट में हमें P और Q पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q निकालने के लिए मान लीजिए करंट यहां से एंटर किया और यहां से आउट हो गया। अब देखिए 3, 4 एंड 5 ओम वाले रेजिस्टर सीरीज में है, सो 3, 4 एंड 5 ओम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। सो इनकी नेट रेजिस्टेंस RS मान लेते हैं और सीरीज में हम टोटल रेजिस्टेंस सीधा ऐड कर देते हैं, 5 + 4 9 + 3 12 ओम। अब इसका ये मतलब हुआ कि इस सर्किट को मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूं और वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये B पॉइंट था, 8 ओम, Q पॉइंट, और यहां पे इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दूं अगर 12 ओम से, तो भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे B पॉइंट था और इसके आगे यहाँ पे 7 ओम और यहाँ पे A पॉइंट, तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि 12 और 6 ओम वाले रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इनकी नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RP इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए P और Q पॉइंट्स के बीच में ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है यही RPQ बनेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और कोई रेजिस्टर बचा ही नहीं। सो 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल रेजिस्टेंस का। 6 और 12 का एलसीएम 12, 1 + 6 2 = 12, 2 3/12 that is 1/4, so रेसिप्रोकल करेंगे, हमें RP चाहिए 4 ओम। So this is the resistance between points P and Q.
ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दूसरे पार्ट में हमें रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैलकुलेट करनी है। अब ए और बी पॉइंट्स के बीच में ध्यान दीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम, मतलब ये 12 और 6 ओम का जो पैरेलल में इफेक्ट है वो 4 ओम के एक रेजिस्टर के बराबर है। तो मैं इस सर्किट को फिर सिंप्लीफाई करता हूँ। ये बी पॉइंट है, 8 ओम रेजिस्टर, क्यू पॉइंट, और यहाँ पे इस पैरेलल सर्किट को मैं 4 ओम के रेजिस्टर के साथ रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि वो उसकी नेट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे ए पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है, मान लीजिए करंट ए पॉइंट से आ रहा है और बी पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो ये सभी रेजिस्टर सीरीज में, सो ये यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस जो आर ए बी बनेगी वो बनेगी इनकी सीरीज रेजिस्टेंस 8 + 4 + 7 दैट इज 12 + 7 19 ओम। सो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, यहाँ पे ये एक इंग्लिश के ए अल्फाबेट के स्टाइल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टर है और हर रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। और हमें पहले पार्ट में रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सिंप्लीफाइड सर्किट। डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये डी पॉइंट है। डी पॉइंट से अगर कोई करंट एंटर करे तो जो 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हम लेते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि एक से करंट एंटर कर रहा है, एक से करंट एग्जिट कर रहा है। सो अगर डी पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है तो डी और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है 2 ओम का, ठीक है जी। उसके बाद बी पॉइंट पे 2 वायर्स डिवाइड होंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास में एक तरह का पैरेलल सर्किट आ गया। अब बी और ए पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है 2 ओम का, सारे रेजिस्टर 2 ओम के, और जो करंट बी से ए में जाएगा वही करंट ए से सी में भी जाएगा। तार बेंड होने का मतलब पाथ डिफरेंट होना नहीं होता। याद रखिए, जब एक ही वायर हो, चाहे वो किसी भी एंगल पे बेंड हो जाए, हम उनको सीरीज में ही मानेंगे। इसका मतलब है बी से ए और ए से सी ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो ये 2 ओम के 2 रेजिस्टर जो हैं सीरीज में हो गए, ए से सी के बीच में भी। और सी पॉइंट, बी और सी पॉइंट में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं ऐसा करता हूँ, सी पॉइंट यहां बना देता हूँ ताकि कि बी और सी पॉइंट में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये सी पॉइंट है और बी और सी के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, और सी पॉइंट से ई पॉइंट पे फिर से एक रेजिस्टर निकल रहा है, ये भी 2 ओम का था और ये भी 2 ओम का है, ये ई पॉइंट है। तो ये हमारा सर्किट है, सिंप्लीफाइड सर्किट। अब देखते हैं, पहले पार्ट में हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी सी, है ना। हाँ, तो बी सी पॉइंट्स के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इन 2 रेजिस्टर्स का कोई काम नहीं है पहले पार्ट में। अब हम यहाँ पे देखिए, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में, इसका मतलब इनकी नेट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 2 + 2 4 ओम। मतलब इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं, एक और सर्किट ड्रॉ करूं। अगर मैं, ये डी है, अभी चाहे इनका यूज नहीं होगा, 2 यहाँ पे बी पॉइंट है, इसके बाद में इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए 4 ओम के रेजिस्टर के साथ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे पॉइंट सी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बनाओ ऐसे बनाओ, और उसके आगे ये 2 ओम और ये पॉइंट ई। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट है इसके। अब 4 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे करंट अगर एंटर कर रहा है तो करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड होने को मिल रहा है, और जब भी करंट के पास मल्टीपल पाथ्स हो तो वो पैरेलल में होता है सर्किट, ठीक है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी वो हो जाएगा पैरेलल रेजिस्टेंस, उसको मैं 1/RP कह देता हूँ, 1/R1 + 1/R2। 4 और 2 का एलसीएम 2, सो सॉरी 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, 1 + 2 दैट इज 3/4। सो आरपी आ गया मेरे पास
4.3 ओम। मतलब इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 4.3 ओम है। ठीक है जी। अब मैं इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये डी पॉइंट 2 ओम, बी पॉइंट, बी से सी के बीच में अब नेट रेजिस्टेंस आ गया 4.3 ओम और सी से आगे है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो जी पहला पार्ट का रेजिस्टेंस तो आ गया 4/3 ओम बिटवीन बी सी पॉइंट्स जी। सो दिस इज आर बी सी। अब सेकेंड पार्ट के लिए ये सर्किट काम आएगा। अब हमें बिटवीन डी एंड ई पॉइंट्स निकालना है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो लेट से करंट जो है वो डी से ई फ्लो कर रहा है। अब इसमें सभी रेजिस्टर्स देखिए, सबके पास करंट के पास एक ही पाथ है, तो सभी सीरीज में। तो आर डी ई का मतलब हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। 2 + 4.3 + 2, 4 + 4.3, एलसीएम आएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 12 + 4 है ना 16/3 ओम। आप चाहें तो इसकी कटिंग कर लीजिए, 3 5 = 15, 5.33 ओम। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा सर्किट देखने में लगता है। इनमें 2 पॉइंट्स है पी और क्यू। आपको पूछा जा रहा है कि पी और क्यू पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको हम पोटेंशियल मेथड कहते हैं। आइए वो समझते हैं। ये मेथड 10th में इतना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, बट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आगे के पढ़ाई में काम आएगा। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है, एक कुछ रूल्स होते हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में हम अलग अलग पॉइंट्स को उनके पोटेंशियल के साथ मार्क कर देते हैं। तो ये पहला काम करना होता है। एक रूल ये है कि जो वायर्स होती हैं जो रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने में काम आती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ रेजिस्टर को ज्वाइन करने में ये वायर काम आई है, इन वायर्स की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। अब मान लीजिए 0 होती है। तो अगर कोई वायर को क्रॉस कर रहा है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं एक वायर बनाता हूँ और ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और अगर यहाँ पे मैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल देता हूँ और वायर की रेजिस्टेंस 0 है या नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। इसका ये मतलब होता है पोटेंशियल मेथड में ये एक रूल लेके चलना होता है। आइए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये सम इससे कैसे होगा। बड़ा इजी सा सम है, बड़ा इजी मेथड है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पोटेंशियल्स की बात करें। हमें नहीं पता इस सर्किट में कितना पोटेंशियल लग रहा है। मैं मान लेता हूँ इस सर्किट में जो भी सेल हमने लगाया है वो V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, जो भी हो, मैंने उसको V मान लिया। अब V का मतलब क्या हो सकता है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे पोटेंशियल V हो और यहाँ पे भी 0 हो, तो V - 0 V हो गया। तो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब सबसे सिंपलेस्ट ये है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल V ले लो और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P पॉइंट का पोटेंशियल V ले लेता हूँ और Q पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लेता हूँ। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, V - 0 इज V। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल V लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पोटेंशियल 0 लिख देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए V से हम यहाँ पे गए, वायर से वायर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब देखिए जब यहाँ से ये 2 ओम में जाएंगे तो हमने एक रेजिस्टर को ट्रैवल किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, पोटेंशियल कुछ और होगा। मैं उसको x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड पोटेंशियल x भी आ रहा है। अब v और x, इस पॉइंट पे पोटेंशियल v है, v और x के बीच में पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो यहाँ पे मैं एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा देता हूँ दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 0 पोटेंशियल, तो वायर से वायर नो रेजिस्टेंस का फर्क, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल रहेगा। अब x और 0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 4 ओम का। तो x और 0 पोटेंशियल के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टर आ रहा है। तो ये ऐसे हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे V है, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल का गैप आना चाहिए। अब यहाँ पे भी 2 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल का गैप x होना चाहिए, क्योंकि सेम पोटेंशियल से सेम रेजिस्टर को पार करोगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पे V और x के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर और आ रहा है, और यहाँ पे x और 0 के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टर और आ रहा है। ठीक है जी।
तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा देखने में बन जाएगा। ये देखिए V, X और 0 तीन पोटेंशियल्स हैं और टोटल 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टर थे, वो कुछ इस तरह कनेक्टेड है। तो कहाँ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, कहाँ ये इतना सिंपल सर्किट बन गया। और ये दोनों पॉइंट्स का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम था P और इस पॉइंट का नाम था Q, और हमें इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ के लिए ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, इसका मतलब है कि इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा। अब देखिए आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं R/N। R होता है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, N होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये 1 ओम आ गया, मतलब P पॉइंट से लेके इस पोटेंशियल V से लेके X तक कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, 1 ओम का। ठीक हो गया ना। और यहाँ पे देखिए ये भी 4 ओम था, है ना, X और 0 के बीच में 4 ओम। तो इनका भी जो नेट रेजिस्टेंस है वो बनेगा Rp' इसको कह देते हैं, और ये बनेगा R/N 4/2। R is resistance of each resistor, N is number of resistors, so ये बन गया 2 ओम। सो यहाँ पे X और 0 के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और ये पॉइंट Q था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टर सीरीज में है, सो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q विल बी सीरीज रेजिस्टेंस 1 + 2 3 ओम। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नेट रेजिस्टेंस 3 ओम आ रही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पोटेंशियल मेथड से मैंने किया क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, इसको रख कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं आपके पुराने कंसेप्ट इसमें काम आएंगे कि सीरीज और पैरेलल में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन देता है, मिनिमम कौन देता है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन 30 ओम रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर दिए हुए, हर एक की वैल्यू 30 ओम है। हाउ कैन दे गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम, 10 ओम एंड 45 ओम। मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टर है, 30 ओम, 30 ओम एंड 30 ओम। ठीक है, और इन तीनों का इस्तेमाल करके, इन तीनों को कंबाइन करके मुझे 3 तरह की रेजिस्टेंस चाहिए। पहले पार्ट में मुझे चाहिए 90 ओम, दूसरे पार्ट में मुझे चाहिए 10 ओम और तीसरे पार्ट में चाहिए 45 ओम। 90, 10 एंड 45। अब वो पूछ रहे हैं इनको कैसे कंबाइन करें, इन तीनों रेजिस्टेंस को, कि एक एक करके ये तीनों रेजिस्टेंस हमें मिल जाए। तो आइए इसमें लॉजिक लगाते हैं। 90 ओम निकालना बहुत आसान है। कैसे? आप देखिए 90 ओम से इनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एक तरह से मैक्सिमम रेजिस्टेंस मान लें 90 ओम। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब आती है जब सभी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो जाएं। सो फॉर 90 ओम कनेक्ट ऑल इन सीरीज। तो जब आप सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम, ठीक है। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होती है प्लस प्लस प्लस, सबको प्लस कर देना होता है, और ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का केस है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला कराया था N × R। सीरीज में N इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, R इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। आ गया 90 ओम। मतलब पहला केस तो सॉल्व है, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब दूसरे केस पे चलते हैं। हमें चाहिए 10 ओम। 10 ओम यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल है ना, कम से कम है, बहुत कम रेजिस्टेंस है। सबसे एक वैल्यू तो बराबर ही है, बट सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है इनको पैरेलल में लगाना चाहिए। कनेक्ट ऑल इन पैरेलल, तो ये बन जाएगा फॉर 10 ओम के लिए। सो देखिए 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम सबको आप लगा दो पैरेलल में, सही है ना। 30 ओम, 30 ओम एंड 30 ओम। अब देखना सर, पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R/N 30/3। आ गया ना 10 ओम, मतलब सबको पैरेलल में लगा दो, तुम्हारे पास नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब लास्ट केस बचता है 45 ओम। ये कैसे करें? ये ना ही मैक्सिमम है 90 की तरह, ना ही मिनिमम है 10 की तरह। तो एक आइडिया देता हूँ। 45 30 और 30 60 होता है, और 60 और 30 90। अगर सीधा ऐड कर दो तो 45 60 से छोटा है, ठीक है, पर 30 से बड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं दो रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगा
और थर्ड रेजिस्टर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। कैसे, दोबारा सुनो, 30 और 30 को ऐड करो तो 60 बनता है। तो 45 60 से छोटा है और थर्ड रेजिस्टर 30 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टर्स का कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। अब एक आइडिया मेरे पास, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को 30 ओम वाले दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और इसके आगे एक 30 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो क्या 45 ओम आता है? देखते हैं। देखिए ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इनका नेट रेजिस्टेंस होगा आरपी आर ऑन एन 30/2, दैट इज 15 ओम। मतलब ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 15 ओम का रेजिस्टेंस इफेक्टिव है और एक 30 ओम आगे सीरीज में है। तो मेरे ख्याल से तो बेटा आंसर आ गया, क्योंकि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होके आती है, 15 + 30 45 ओम। इसका मतलब है कि 45 ओम के लिए हमें दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में और थर्ड रेजिस्टर को उसके एक साथ कॉम्बिनेशन में सीरीज में लगाना पड़ेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। आप इसको कह सकते हैं थर्ड तरह का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक ही सर्किट में पैरेलल और सीरीज के कंसेप्ट इकट्ठे आ जाते हैं। आइए एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं। एक लैब में दो स्टूडेंट्स ने सर्किट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस का ग्राफ प्लॉट किया। ये स्टूडेंट ए का ग्राफ है, इसने वी आई ग्राफ प्लॉट किया, ये ओरिजिन है, और ये स्टूडेंट बी का ग्राफ है, इसने आई वी ग्राफ प्लॉट किया, ये ओरिजिन है। वी आई ग्राफ का मतलब है कि वाई एक्सिस पे वी होगा और एक्स एक्सिस पे आई होगा। आई वी ग्राफ का मतलब है कि वाई एक्सिस पे आई मतलब करंट होगा और वी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल होगा, जो कि वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सीरीज पैरेलल के ग्राफ प्लॉट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन से स्टूडेंट ने करेक्ट ग्राफ प्लॉट किए और कौन से स्टूडेंट ने इनकरेक्ट ग्राफ प्लॉट किए, और आपको अपना आंसर का रीजन भी देना है। तो विच स्टूडेंट्स ग्राफ इज करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम ग्राफ वाले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो पहले मैं इस स्टूडेंट की बात करता हूं जो ए स्टूडेंट है। इसका ग्राफ है वी आई ग्राफ, ठीक है, और इसने ये हायर स्लोप सीरीज के ग्राफ को दी है और लोअर स्लोप पैरेलल के ग्राफ को दी है। स्लोप लोअर हायर कैसे पता लगती है? ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बना रही है तो इसकी स्लोप ज्यादा है, और ये वाली लाइन पैरेलल वाली एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रही है, इसकी स्लोप कम है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये सही है। देखिए एक बात समझिए, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देती है ये हमें पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट स्लोप होने का मतलब है हाईयर रेजिस्टेंस। अब क्या सीरीज में, इन सीरीज लेट्स से रेजिस्टेंस है आर एस और इन पैरेलल उन्हीं रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है आर पी। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल से ज्यादा होती है। कैसे? सीरीज में जो आंसर आता है, सारे रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा दिए जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा आता है, पैरेलल में सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास रेजिस्टर्स हैं तो सीरीज की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इंडिविजुअल रेजिस्टर्स और उसके बाद पैरेलल की रेजिस्टेंस वो सबसे कम होगी अगर सभी रेजिस्टर्स कनेक्शन में सीरीज या पैरेलल में लगाए जाए। तो यहाँ पे फिर हाईयर स्लोप सीरीज को मिलनी चाहिए, और देखिए हाईयर स्लोप है सीरीज के पास, इसलिए ए स्टूडेंट का ग्राफ तो भैया करेक्ट है। तो क्या बी स्टूडेंट का ग्राफ गलत है? आइए उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। बी स्टूडेंट ने क्या गेम खेली है, उसने वी आई ग्राफ नहीं बनाया, आई वी ग्राफ बनाया। अब ये एक्सिस बदलने की वजह से सारी गेम उलट हो गई। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसने पैरेलल बनाया और यहाँ पे उसने सीरीज बनाया। अब आप ये समझिए कि आई वी ग्राफ क्या देता है। आई वी ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, वो हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है, रेजिस्टेंस नहीं देता। इसका मतलब है कि जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, सही है ना। जब हमें स्लोप ज्यादा मिलेगी इस ग्राफ में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, और इस ग्राफ में पैरेलल की स्लोप ज्यादा दिख रही है, सीरीज की कम दिख रही है। इसका मतलब पैरेलल की रेजिस्टेंस कम है और सीरीज की रेजिस्टेंस ज्यादा है। और एक्चुअली होता भी ऐसे,
सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है बी बच्चे का ग्राफ भी सही है। तो ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पढ़ के ये लगता है कि दोनों में से कोई एक सही होगा, बट नहीं, एनालाइज करने में पता लगा कि ये दोनों ही बच्चे सही हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा सर्किट है, जिस तरह के हमने कर ली है उनके मुकाबले तो बहुत ही सिंपल है। V वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और दो रेजिस्टर 5 ओम और R ओम दो रेजिस्टर हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है, और उन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट और 6 वोल्ट, वो भी दिया है। सर्किट में करंट पता नहीं कितना, हमें उसको I मानना हुआ है। तो पहले वो आपसे पूछ रहे करंट थ्रू 5 ओम। आइए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर ये कितना होगा। देखिए ओम्स लॉ को लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 ओम रेजिस्टर ने कितना वोल्टेज खाया है, 10 वोल्ट, और 5 ओम रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, वो है 5 ओम। सो आंसर इज 2 एम्पियर। दिस इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। करंट थ्रू R मतलब ये जो उसके आगे सीरीज में दूसरा रेजिस्टर है, इसमें कितना करंट है। अब बच्चे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। तो जितना करंट 5 ओम रेजिस्टर में से फ्लो करेगा उतना ही R में से भी फ्लो करेगा। इसका मतलब है करंट थ्रू R रेजिस्टर विल बी इक्वल टू करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर व्हिच इज 2 एम्पियर। तो सेम आंसर, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ लगाते हैं फिर से। ओम्स लॉ में R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। अब V है कितना वोल्टेज R ने खाया, वो है 6, और कितना रेजिस्टेंस कितना करंट R में से फ्लो कर रहा है, वो है 2, सो 3 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R। एंड फोर्थ पार्ट लास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। V है टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए कहीं पे भी इन दोनों रेजिस्टर्स को छोड़ के कहीं और कोई रेजिस्टेंस नहीं गिवन, मतलब जितनी वोल्टेज है वो इन्हीं दोनों में डिवाइड हो रही है। वैसे भी सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस डिवाइड होती है, तो इन दोनों की इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दो, टोटल वोल्टेज आ जाएगी, और वो है 10 + 6 16 वोल्ट। 16 वोल्ट इज द नेट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। तो ये एक तरीका है, ठीक है। एक तरीका और है, इन दोनों के अक्रॉस मैं खुद पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, वो भी सेम आएगा 10 और 6, और उनको ऐड कर दूँ। अगर आप चेक करना चाहो तो आप ओम्स लॉ लगा के इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, वो भी 10 और 6 वोल्ट ही आएंगे, और उनको ऐड करके 16 वोल्ट ही बनेगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं।